जो आपके मेजर पॉइंट्स जो हैं वो क्या इसमें से निकल कर आए हैं? देखिए, इसको आपको 2020 का चुनाव जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। वो चुनाव भी लगभग बराबरी वोट शेयर्स थे, कांटे की टक्कर थी, जैसा आपने कहा 12,000 मतों का फर्क था, क्योंकि दोनों ही जो गठबंधन है दोनों के पास लगभग फिक्स्ड वोट ब्लॉक्स हैं 32 से 35% का। और ये चुनाव अभी 3 महीने है चुनाव में, तो ओपन चुनाव है। दोनों ही गठबंधन लगभग नियरली इक्वली प्लेस्ड हैं आज की डेट में। लगभग 12 से 13% अनडिसाइडेड वोटर हैं जो डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेटली कौन ये चुनाव जीतेगा। और वो जो 12 से 13% अनडिसाइडेड वोटर हैं वो उसमें से आधा से ज़्यादा लोग कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद डिसाइड करेंगे या फिर ड्यूरिंग द कैंपेन डिसाइड करेंगे, तो उसमें समय है। एक बात सिर्फ हो रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है ऑफ कोर्स हाई है, क्योंकि नेचुरल है, 20 साल से लगभग नीतीश कुमार है सरकार में। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी हाई होने का मतलब ऑटोमेटिक मतलब नहीं होता है कि विपक्ष जीतेगा। जैसा आपने कहा कि पिछली बार भी एंटी इनकम्बेंसी थी और हारते हारते जीत गए नीतीश कुमार, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आपको एक्सप्लॉइट करनी होती है एज एन अपोजिशन पार्टी। आपको उसको टैप करना पड़ता है, उसमें मेहनत होती है, और एंटी इनकम्बेंसी के वोट को कंसोलिडेट करना होता है, जो अभी एटलीस्ट 2 धड़ों में अगर 48% स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है तो वो लगभग 36% महागठबंधन और 10% के करीब लगभग प्रशांत किशोर की पार्टी में बंटता हुआ दिख रहा है। तो ऑल एंड ऑल एक कांटे की टक्कर होगी, सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट होगा जैसा पिछली बार हुआ था, और मजेदार चुनाव होगा। तो मजेदार चुनाव होगा। शुभ्रास्ता, आपको क्या लगता है कि ठीक है, आंकड़े जो हैं सबको पता है एंटी इनकम्बेंसी है और भाई इतने साल शासन कर लिया है, होनी भी लाजमी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि नीतीश के पास अभी भी रिवाइवल का, बाउंस बैक करने का मौका है, या इस बार डन एंड डस्टेड हो गया है? देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात है। अगर 48% एंटी इनकम्बेंसी है मतलब 52% प्रो इनकम्बेंसी है। तो प्रो इनकम, एक बात जो अभी कही गई वो बात बिल्कुल सच है कि आप एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से कैंपेन नैरेटिव में फ्लोट कर पाते हैं। बट दूसरी बात ये भी है कि प्रो इनकम्बेंसी है तो आप उसको, आप जो अपने जो वोट ब्लॉक्स हैं आप उनको कैसे पकड़ के रख पाते हैं। इस बार अभी हम आने के पहले चर्चा कर रहे थे तो यही था कि बिहार चुनाव में ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है। वो ये भी एक प्रो इनकम्बेंसी का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, कुछ न ऐसा दिखना कि कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग वॉर रूम में काम नहीं कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सुसुप्तावस्था में जितना ज़्यादा चीज़ें चले वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब सागर में हिलोरें ज़्यादा होती हैं तो उस सिचुएशन में एंटी इनकम्बेंसी वॉइसेस उनको बल ज़्यादा मिलता है। तो ये बात भी बिल्कुल सच है कि ये सीट दर सीट का चुनाव होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। और जिस तरीके से बिहार का नैरेटिव आज नेशनल लेवल पर जो डिस्कस हो रहा है, निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे विस्तार से चर्चा होने की भी ज़रूरत है। और संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो, ट्रेडिशनल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो इन पे बहुत लंबी चर्चाएँ की जा सकती हैं। तो देवेंद्र, इसी बात को आगे ले जाए, एंटी इनकम्बेंसी है, डेटा में भी नजर आ रही है और वो सबको समझ में भी आ रही है, तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को समझ नहीं आ रही, पार्टी को नहीं दिख रही होगी, फिर भी वो नीतीश के चेहरे और नीतीश को साथ लेकर ही चल रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार एसेट हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। इसमें बीजेपी का एकदम से ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार एसेट हैं, और मुझे लगता है कि ग्राउंड पे अगर आप बात कीजिए तो समझ में आता है कि जो मौजूदा विकल्प हैं एनडीए गठबंधन के पास, उनमें उनसे बेहतर चेहरा नहीं है। तो जाना तो आपको उनके साथ ही है, उनके साथ ही फायदा होगा। चुनौतियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सीट वाइज ही इलेक्शन होगा, एक क्रॉस द स्टेट कोई एक इशू हो, कोई एक लहर हो, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि चुनाव इतना ओपन है कि बिहार जैसे स्टेट की अगर बात करें तो एक राजनीतिक बयान पूरे चुनाव की हवा नहीं खा सकता है। जैसे 2015 का चुनाव याद होगा कि संघ प्रमुख का एक बयान आरक्षण को लेकर और पूरे चुनाव की फिजा बदल गई थी। तो वो तो एकदम से ओपन रहेगा, लेकिन ये एक टफ इलेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इधर वे कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि पिछले बार के चुनाव को उठा के देखें तो 243 में से 166 सीट पे हार जीत का फासला अगर 5000 के वोटों से कम हो, 243 में से 223 सीटों पे हार जीत का फासला 10,000 से कम हो। जब 5000 और 10,000 से कम की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये कि उसका 50%, मतलब 5000 का अगर 2500 वोट कहीं और चला गया तो जो जीता वो हार जाएगा। बिल्कुल। 10,000 का 5000 एक वोट कहीं और चला गया तो जो जीता तो हार जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब प्रशांत किशोर जैसी पार्टी इतनी मजबूत दावेदारी दिखा रही है ग्राउंड पे, अगर तो ये चुनाव तो एकदम से ओपन रहेगा कि किस सीट पे कौन सा कैंडिडेट है, किसका सिलेक्शन बेहतर है, जातिगत समीकरण को किसने बेहतर साध लिया। और जब जातिगत समीकरण साधने की हम लोग बात कर रहे हैं तो जैसे एनडीए के हिसाब से मैं बताऊं आपको कि एनडीए ने ऑलरेडी अपना एक होमवर्क किया है।
हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कि एनडीए के कैंडिडेट्स किस विधानसभा सीट पे कौन से होंगे, उसका जातिगत समीकरण ठीक होना चाहिए। मतलब ये कि एक सीट अगर बीजेपी के कोटे में आई, दूसरी जेडीयू की, तीसरी एलजेपी की, तो तीनों एक ही जातियों को वोट ना दे दें, वो एक ही जातियों को टिकट ना दे दें, तो कॉम्बिनेशन साधा जा रहा है। मतलब उनको भी एहसास है इस बात का कि अल्टीमेटली बिहार के इलेक्शन कास्ट पे ही जाता है, और उसको आप कितना बेहतर तरीके से साध सकें, इस पूरा चुनाव उसी का रहेगा। पिछली बार के चुनाव से इस बार फर्क ये है कि पिछली बार एक चिराग पासवान एनडीए के लिए घातक का काम कर रहे थे, इस बार वो नहीं कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जैसे प्लेयर हैं जो दोनों में से किसी का वोट काटेंगे।